नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस जोन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लॉज एंड एक्ट, यानी जैव विविधता संरक्षण कानून और अधिनियम। ठीक है। और आज की हम अपनी क्लास को 3 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला भाग होगा संवैधानिक प्रावधान, जिसमें हम आर्टिकल 48A और 51AG के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा भाग हमारा होगा भारत के प्रमुख पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण कानून। और तीसरा जो हमारा भाग होगा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जैसे रामसर है और साइट्स है। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है ये संवैधानिक प्रावधान। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे संविधान में पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 48A है, जो कहता है राज्य का कर्तव्य है कि यह सरकार यानी राज्य को आदेश देता है कि वह देश के पर्यावरण को सुधारे और जंगलों व जंगली जानवरों की रक्षा करे। यानी हमारा अनुच्छेद 48 कहता है, ये सभी के सरकारों को कहता है, सभी सरकार माने जो राज्य की सरकार है हमारी, उनको आदेश देता है कि वे हमारे देश के पर्यावरण को सुधारे और जंगलों और जंगली जानवरों की रक्षा करे। और इसमें इसे जो है 42वां जो संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत जोड़ा गया था इस अनुच्छेद 48A को। ठीक है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको DPSP कहा जाता है, का हिस्सा है। यानी इसे कोर्ट द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन सरकार नीतियाँ बनाते समय इसका ध्यान रखेंगी। ठीक है। तो हमारा अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? पर कि देश के पर्यावरण को सुधारे और जंगलों व जंगली जानवरों की रक्षा करे। ठीक। अब आइए, हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51AG। अब ये क्या कहता है? नागरिकों का कर्तव्य। ये नागरिकों के कर्तव्य के बारे में कहता है यह हमारी मतलब नागरिकों की जिम्मेदारी तय करता है। इसके अनुसार भारत के हर नागरिक का फर्ज है कि वह जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों को बचाए और उनके प्रति दया भाव रखे। और यह हमारा क्या है? एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। और ये हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह अपने जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों को बचाए और उनके प्रति दया भाव रखे। ठीक है। ये हमारे अनुच्छेद हुए। अब हमारा भाग 2 है, जिसमें हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय कानून पढ़ेंगे जो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है। तो हमारा इसमें पहला जो अधिनियम है वो है वन्य जीवों के संरक्षण से, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि कब आया था? 1972 में। अब देखिए ये क्या है? जानवरों के शिकार और उनके अंगों का व्यापार, जैसे हाथी दांत हुआ, शेर की खाल हुई, ठीक है, पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कानून बना था। यानी जानवरों का शिकार और उनका जो अंगों का व्यापार होता है, पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था। इसी कानून के तहत जो है देश में जो नेशनल पार्क हैं और वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। यानी अगर प्रश्न आता है किस कानून के तहत देश में नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं, तो किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है। इसमें जानवरों को उनके खतरे के हिसाब से 6 अलग अलग सूचियों में रखा गया है। ठीक है। ये हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया। अब देखिए, अब है वन संरक्षण अधिनियम। ये ध्यान देना है, ये क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यानी इसमें क्या था? इसमें सब कुछ था, जानवर भी है, पेड़ पौधे हैं, सभी है। और ये किससे संबंधित है? खासकर जानवरों के शिकार से और अंगों के उनके व्यापार से। अब है हमारा वन संरक्षण अधिनियम, जो कि कब आया है? 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब ये क्या कहता है? अंधाधुंध जंगलों की कटाई को रोकने के लिए इसे लाया गया था। यानी ये किस लिए लाया गया था? वन संरक्षण अधिनियम अंधाधुंध जंगलों की कटाई को रोकने के लिए।
अगर किसी जंगल की ज़मीन को खेती, सड़क या फैक्ट्री गैर वानिकी कार्य को के लिए इस्तेमाल करना है तो बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा वन संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है? अंधाधुंध जंगलों की कटाई को रोकने के लिए। और जो हमारा ये भी आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ में क्या है? हमारे पेड़ पौधे भी है, जानवर है, सब है, यानी जो वन से संबंधित सब कुछ है। ठीक है, जानवरों का शिकार, उनके अंगों का व्यापार। ठीक है, और वन संरक्षण किससे संबंधित है? अंधाधुंध जंगलों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक, हमारा अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसको याद रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब इसके बारे में जानते हैं। यह पर्यावरण को बचाने का सबसे बड़ा और मुख्य कानून है। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के बाद सरकार ने महसूस किया कि एक कड़ा कानून होना चाहिए, इसलिए 1986 में इसे पास किया गया। इसे छाता कानून भी कहते हैं क्योंकि बाकी सभी पर्यावरण कानूनों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसमें एक बात कही गई है कि ये अधिनियम कब आया था? 1984 में जो घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी के, ठीक है, उसके बाद। अब भोपाल गैस त्रासदी क्या थी ये जानेंगे। अब भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये क्या है? 2 से 3 दिसंबर 1984 को ये हमारी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये? मध्य प्रदेश का जो शहर है भोपाल, ये वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर एक क्या, एक कंपनी थी, अमेरिकी केमिकल कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था जिसका? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड लिख देते हैं हम। ये पूछा जाता है कंपनी का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, अब यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस लीक हो गई। अब उस कारखाने से क्या हुआ था? एक गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। अब ये गैस क्या थी? लीक हो गई थी। अब जिसके और बात क्या थी? ये रात की। ठीक है, ये सब क्या हुआ था? रात में। और रात में लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जैसे ही गैस फैली है, जैसे शहर में गैस फैली है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, आंखों में जलन, खांसी और घुटन होने लगी थी, जिससे क्या हुआ? हज़ारों लोगों की तुरंत क्या है? मौत हो गई। लाखों लोग बीमार हो गए थे और कई लोगों को क्या है? वर्षों तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इससे रही थी। अब इसी के बाद, इस घटना के बाद जो है ये सरकार ने ये कानून लाया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल मतलब जो भोपाल गैस त्रासदी है इससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं कि ये कब हुई थी। तो ये 2 से 3 दिसंबर को हुई थी ये घटना। और इस घटना के दौरान कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, और जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम क्या था? तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पर चलेंगे हम अपनी। देखिए, अगला है हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। भारत के पारंपरिक ज्ञान यानी जो पुराने समय से चलता आ रहा था, यानी जो पुराने समय में जिस विधि के द्वारा क्या है ये सब उपचार, जैसे उपचार औषधीय वगैरह किए जाते थे, जैसे नीम हो गया, हल्दी के औषधीय गुण हो गए, और जैव संसाधनों को विदेशी कंपनियों द्वारा चोरी होने से बचाव के लिए ये कानून बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? जो कि हमारे पारंपरिक ज्ञान जैसे नीम, हल्दी के औषधीय गुणों और जैव संसाधनों को विदेशी कंपनियों द्वारा चोरी होने से बचाने के लिए कानून बनाया गया था। अब इस कानून के तहत जो है 3 कमेटियां बनाई गई थी। कमेटियां माने 3 स्तर पर कमेटियां बनाई गई थी। एक जो राष्ट्रीय स्तर पर थी, एक राज्य स्तर पर थी और एक स्थानीय स्तर पर थी। जो राष्ट्रीय स्तर पर थी उसको, ठीक है, देश के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई थी, NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल
डाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ये जो बनाई गई थी, यानी NBA जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये बनाई गई थी राष्ट्रीय स्तर पर और इसका मुख्यालय कहाँ पर था, चेन्नई में, ठीक है। दूसरी बनाई गई थी हमारी, दूसरी जो बनाई गई थी राज्यों के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड, दूसरी कौन सी बनाई गई थी, राज्य स्तर पर राज्यों के लिए जो थी जैव विविधता बोर्ड SBB, यानी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये किसके लिए थी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। और जो तीसरी थी स्थानीय स्तर पर, जिसको कहा गया था BMC, यानी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, इसको क्या कहा गया था, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक। हमारी अगली स्लाइड है जिसमें है राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण अधिनियम 2010, NGT एक्ट 2010। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अब देखिए ये क्या कहता है, पर्यावरण से जुड़े मुकदमों और विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए एक अलग कोर्ट बनाया गया जिसे कहा गया NGT, यानी NGT क्या है, एक कोर्ट है और कोर्ट किसके लिए है, पर्यावरण से जुड़े मुकदमों और विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए, ठीक है। अब इसका मुख्य काम क्या था, आम अदालतों में केस सालों साल चलते हैं, लेकिन NGT के लिए नियम है कि उसे 6 महीने के भीतर पर्यावरण से जुड़े केस का फैसला सुनाना होता है, ठीक है, यानी 6 महीने के भीतर ही जो है पर्यावरण से संबंधित जो भी केस होता है उसका फैसला सुनाना होता है, और ये क्या था, कंपलसरी था, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, यानी NGT का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली, ठीक है। अब हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए अब क्या है, हमारी तीसरा जो भाग है उसमें है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस, ठीक है। अब उसमें क्या है, पहला है हमारा रामसर कन्वेंशन, यानी रामसर समझौता जो है, जो कि कब आया था, 1971 में। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। दलदली ज़मीन, झीलें और तालाब, यानी जिन्हें क्या कहा जाता है, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि, जिनमें नमी होती है, को बचाने के लिए एक वैश्विक समझौता है। ये किस लिए समझौता था, रामसर, जो दलदली ज़मीनें होती हैं, झीलें होती हैं और तालाब, यानी जो हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं उसको बचाने के लिए एक वैश्विक समझौता था विश्व स्तर पर। ईरान का एक रामसर शहर है, यानी ईरान का क्या है, एक रामसर शहर था, जिसमें 2 फरवरी 1971 पर इस पर क्या हुए, दस्तखत, यानी हस्ताक्षर हुए थे, साइन। इसलिए हर साल जो है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, इसको याद रखेंगे। हमारे जो यूपी है, यूपी में भी कई रामसर साइट्स हैं, जिसमें से क्या है, ऊपरी गंगा है, ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। और ये भी जो सारे हैं जो हमारे यूपी स्पेशल जितनी भी परीक्षा उसमें बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा CBD, क्या है, साइट्स, CITES, जो कि कब आया था, 1973। अब देखिए साइट्स क्या है, ये क्या है, दुनिया भर के देशों के बीच क्या है, एक समझौता है, ताकि दुर्लभ जानवरों और पौधों का विदेशों में व्यापार ना किया जा सके। क्या है ये, एक समझौता है, इसमें जो दुर्लभ जानवर हैं, यानी जो नहीं बहुत कम दिखते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं, उन जानवर और पौधों का विदेशों में व्यापार न किया जा सके। और ऐसे दुर्लभ कौन कौन से पौधे हैं, पौधा एक जिसमें क्या है, एक लाल चंदन है, और उसमें क्या है, एक दुर्लभ एक कछुआ भी है। अब देखिए साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल
ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। ठीक है, तो कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, दुनिया को जो दुर्लभ जानवर और पौधों का विदेशों में व्यापार न किया जा सके उससे संबंधित क्या है, एक समझौता है जिसको कहा जाता है साइट्स। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1973 में। ठीक, और ये देखिए लुप्त प्राय वन्य जीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण संबंधी संधि थी। ठीक है, यानी समझौता था। ये कब आया था, इसकी स्थापना हुई 1973 में, लेकिन ये जो लागू हुआ था ना, ये लागू हुआ था 1975 में। कब हुआ था लागू, 1975 में। याद रखेंगे लागू कब हुआ था, 1975 में। इसका हेडक्वार्टर था जेनेवा में। कहाँ पर था, जेनेवा में। और जेनेवा किस में है हमारा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं हम अपनी। अगली है हमारी, और ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, और लास्ट ही हमारा ये टॉपिक है आज का, CBD कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब आया था हमारा, 1992 में। अब बात करते हैं ये किस लिए था। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो, यानी ब्राज़ील जो देश है उसमें एक शहर है रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट के दौरान इस संधि को स्वीकार किया गया था। और ये देखिए इसका जो उद्देश्य था क्या था, दुनिया भर में जीवों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना। इसका क्या उद्देश्य था, दुनिया भर में जीवों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना। ठीक है, तो ठीक है, आज की हमारी क्लास क्या है यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आज की क्लास आपको हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए महत्वपूर्ण नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय